वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में शामिल है जहां हेपेटाइटिस आज भी एक संगीन अवामी सेहत का मसला बना हुआ है। लाखों अफराद इस बीमारी के साथ ज़िंदगी भी गुजारे हैं, लेकिन बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो अपनी बीमारी से ही लाइल्म हो जाते हैं। बर वक्त तशख़ीस ना होना, फिर एहतियात ना करना, उस सूरत में क्या होता है कि हेपेटाइटिस जिगर के शदीद नुकसान, फिर जिगर के कैंसर और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लीवर ट्रांसप्लांट तक की ज़रूरत का सबब बन जाता है। अब ऐसे में सवाल भी यही पैदा होता है कि हेपेटाइटिस से बचाव कैसे मुमकिन है, कौन सी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है और आवाम इस खामोश बीमारी से खुद कैसे महफूज रह सकती है। इन्हीं अहम नुकात पर आज हम बात करेंगे और इन्हीं पे बात करने के लिए डॉक्टर उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कंसल्टेंट हैं, लीवर ट्रांसप्लांट है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स ऑलवेज प्लेजर। ये जो हेपेटाइटिस के हवाले से हम बात करते हैं, ये एक बड़ी ऐसी बीमारी है जो कि हर दूसरे तीसरे शख्स को पाकिस्तान में मौजूद है और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारों को तो डायग्नोज ही कुछ ऐसे स्टेज में होती है जब उनको बड़े इंजेक्शंस और उसकी तरफ जाना पड़ता है। तो ये इससे प्रिवेंशन के हवाले से पहले हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा ही है। और हेपेटाइटिस फर्स्ट तो मैं स्टार्ट करूँगा कि हेपेटाइटिस एक्चुअली है क्या। एक्चुअली इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हेपेटाइटिस। और इसमें ये है कि लिवर के सेल्स उनकी इन्फ्लेमेशन होती है और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डैमेज होते जाते हैं। और क्योंकि लिवर में अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी रखी है कि उसमें रिज़र्व बहुत ज़्यादा है, फंक्शनल रिज़र्व ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लिवर डिजीज़ उस वक्त तक मैनिफेस्ट नहीं करते जब तक 70 to 80% लिवर डैमेज नहीं हो जाता। तो इस वजह से ये बड़े साइलेंट होते हैं। ऑल्दो ये फंक्शनल रिज़र्व की मौजूदगी एक तरफ तो एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की हमारे ऊपर वो भी है, रहमत भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये डिलेड प्रेजेंटेशन ऑफ डिजीज़ का बाइस भी बनती है। तो उसमें डेफिनेटली फिर क्योंकि साइलेंट है, इसका प्रोग्रेशन और प्रेजेंटेशन लेट है, तो उसमें डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट का। और अर्ली डायग्नोसिस भी ऐसे कि उसमें स्क्रीनिंग करवाई जाए। सही। तो उसमें यही है कि हर क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 5% जो लोग हैं वो दे आर अफेक्टेड फ्रॉम क्रोनिक हेपेटाइटिस सी और 2.5% वो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का शिकार हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद। ऑलमोस्ट 20% ऑफ वर्ल्ड बर्डन ऑफ वायरल हेपेटाइटिस वो पाकिस्तान में मौजूद है। तो इसलिए तकरीबन हर शख्स जो है वो अपनी पॉपुलेशन में पाकिस्तान की वो एक दफ़ा कम अज़ कम लाइफ में स्क्रीनिंग करवाए फॉर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। सेकंड ये है कि हेपेटाइटिस बी की बड़ी इफेक्टिव वैक्सीनेशन मौजूद है, तो हर कोई अपने आप को वैक्सीनेट करवाए फॉर हेपेटाइटिस बी। और वैक्सीनेशन के बाद भी ये है कि अपना जो एंटीबॉडी का लेवल है वो चेक करवाएं, और अगर एंटीबॉडीज़ कम हैं हेपेटाइटिस बी की तो उस केस में बूस्टर डोजेज़ लगती हैं। और हेपेटाइटिस सी की अनफॉर्चुनेटली कोई वैक्सीन नहीं है, तो उसमें डेफिनेटली बड़ा अहम रोल है कि आप अपने प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा जाएं। और उसमें स्पेशली वो लोग जो कि रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स करवाते हैं। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आपको रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी वजह से आपको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रांसफ्यूजन इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर फॉर हेपेटाइटिस सी। अगर आप ऐसी जगह से ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जो कि बहुत ज़्यादा ब्लड बैंक बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड नहीं है और वो स्क्रीनिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते ब्लड की, तो उस केस में ख्याल नहीं रखते, बिल्कुल ऐसे ही है, स्क्रीनिंग का ख्याल नहीं रखते, तो उस सूरत में डेफिनेटली बड़ा हाई रिस्क होता है टू गेट हेपेटाइटिस सी। और सिमिलरली ट्रांसफ्यूजन के अलावा जो लोग डायलिसिस डिपेंडेंट होते हैं, डायलिसिस में भी खून की मुंतकली हो रही होती है क्योंकि, तो उस सूरत में भी हेपेटाइटिस सी का बड़ा हाई रिस्क होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, अब ये बीमारी ज़्यादा इतनी आम क्यों हो गई है? क्योंकि हम हर दूसरे शख्स में देख रहे हैं। मेरी अपनी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ इंसिडेंट, तो मुझे उससे भी, तो ये इसकी वजह क्या बनती है? मतलब क्या कोई ऐसी खुराक हम खाते हैं या फिर कोई मेडिसिन होती हैं? देखिए, मेनली जो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और क्रोनिक हेपेटाइटिस सी की अगर हम बात करें ना, उसमें सबसे जो कॉमन जो चीज़ें हैं ना वो यही हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस हैं, पुअर हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे मैंने आपको बताई। फिर सेकंड ये है कि ट्रांसफ्यूजन, ये डायलिसिस, हमारे डायलिसिस सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं और उसमें एक पेशेंट जिसका हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा डायलिसिस होना बड़ा हाई रिस्क पे होता है कि वो उसको किसी ना किसी दफ़ा ऐसी मशीन पर डायलिसिस हो गया जिसको पहले हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के पेशेंट का डायलिसिस हुआ था, तो उनमें चांसेस होते हैं। तो जहाँ तक क्रोनिक हेपेटाइटिस की बात की जाए तो उसमें तो रोल इन हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस का ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 80 to 90% जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हैं वो पुअर हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस की वजह से होते हैं।
और जहाँ तक हम बात करें ये हाइजीन का और इनटेक क्लीन वाटर का और फूड का, तो उसमें एक्यूट हेपेटाइटिस जो है वो होता है। अच्छा। एक्यूट हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई हैं। उसमें ऐसे है कि क्रोनिक में पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है, लेकिन हेपेटाइटिस ए और ई जो कि एक्यूट हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, उनमें पेशेंट प्रेजेंट तो अर्ली कर देता है और देखने में सिम्टम्स बड़े सीवियर लगते हैं इनिशियल फेजेस में, बट वो मोस्टली 98% ऑफ टाइम सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर जाता है। बाकी 2% केसेस में लिवर के चांसेस होते हैं वो कम्प्लीटली फेल हो सकता है, जिसे हम एक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं। अच्छा। और वो बड़ी सीवियर डिजीज है, उस दैट इज ए मेडिकल इमरजेंसी, और उस केस में फिर लिवर ट्रांसप्लांट। अच्छा, हेपेटाइटिस बी और सी के वाले से आपने ये कहा कि वो साइलेंट किलर हैं, बिल्कुल, और ये समझ नहीं आता, लेकिन उसमें लेट्स सपोज प्रिकॉशंस के हवाले से तो आपने बता दिया, फिर स्क्रीनिंग के हवाले से भी कि जिंदगी में एक दफा स्क्रीनिंग करवा लें, हम तो कहते हैं कि साल में एक दो दफा या 4-5 साल में वो करवा लें, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि उसके सिम्टम्स क्या हैं? वो शायद उस तरह से दिखने में नहीं आते जिस तरह से आपने ए और ई की बात की, लेकिन उसको एकदम से किस तरह से हम जांच सकते हैं, या किसी शख्स को जो इस वक्त हमें टीवी स्क्रीन के सामने सुन रहा है, वो किस तरह से जान सकते हैं अगर उसको कोई ऐसे सिम्टम्स हैं तो वो अपनी स्क्रीनिंग करवा ले? देखिए, इसमें जितने भी लिवर डिजीज़ हैं ना, चाहे वो एक्यूट है या क्रोनिक, उसकी हम कॉमनली जो सिम्टम्स सुनते हैं वो क्या हैं कि आंखों का पीला होना, जिसे जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जिस्म में बड़ी शदीद खारिश होना, प्रोराइटिस इसे कहते हैं, ठीक है। डार्क कलर्ड यूरिन का आना, तो ये वो सिम्टम्स हैं जो बड़े क्लियर इशारा करते हैं कि दिस इज देयर इज सम लिवर डिजीज गोइंग ऑन। बट प्रॉब्लम इज़ कि ये चीज़ें हेपेटाइटिस ए और ई में तो आपको बड़ी क्लियरली मैनिफेस्ट हो जाती हैं। जब हम बात करें ना हेपेटाइटिस बी और सी की, तो बड़ी लेट मैनिफेस्टेशन होती है। इनिशियली जब ये वायरस बॉडी में जाएगा और डिजीज़ कॉज करेगा तो बड़ी वेग से सिम्टम्स होंगे। वो क्या सिम्टम्स होंगे कि जस्ट थकावट होगी, अच्छा। और भूख नहीं लगेगी, जिस्म में पूरे जिस्म में दर्द होगा, हो सकता है कि कुछ आंखें पीली हो जाएं, लेकिन वो भी रिकवर कर जाएगी बॉडी। लेकिन लिवर सेल्स के अंदर वायरस डिवाइड होता रहेगा और लिवर सेल्स को स्लोली एंड ग्रेजुअली डैमेज करेगा। और क्योंकि ये प्रोसेस इतना स्लो होता है और स्लोली वो सेल्स जो कि डैमेज होते हैं वो फिर रिप्लेस हो जाते हैं बाय स्कार टिश्यू। जैसे हमारे स्किन के ऊपर कट लगता है और स्किन फिर रिप्लेस हो जाती है स्कार टिश्यू से, जो कि थोड़ी सी हार्ड होती है कंपेयर टू द नॉर्मल स्किन। तो सेम गोज ऑन इन लिवर एज वेल। और उससे ये होता है कि स्लोली जब ये प्रोसेस इट कीप्स ऑन गोइंग फॉर 10-15 years, तो लिवर इट बिकम्स श्रिंक एंड स्मॉलर इन साइज, और इट फिर एक टाइम ऐसा आता है, क्रिटिकल लिमिट ऐसी आती है जिस पर सेल्स का नंबर इतना कम हो जाता है, जब उस क्रिटिकल लेवल से कम होते हैं तो फिर अब मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन वो फिर जो मैनिफेस्टेशन होती है वो कैसे होती है? उसमें पेट में पानी पड़ जाएगा, जिसे हम एसाइटिस कहते हैं। हाँ। या फिर से जॉन्डिस होगा, सीवियर जॉन्डिस होगा। या एक बड़ी इसमें है कि लिवर कैंसर भी हो सकता है, जिसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं। तो बट ये बहुत लेट होता है, ये 10-15 ईयर्स पे, और उस टाइम पर हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ये होता है कि आप लिवर ट्रांसप्लांट करवाएं। और अनफॉर्चुनेटली अगर पानी भी पड़ जाए, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, तो उसके बाद भी करवा सकते हैं लिवर ट्रांसप्लांट? बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि जो लिवर ट्रांसप्लांट है वो क्रोनिक लिवर डिजीजेज में इंडिकेटेड ही उस वक्त होता है जब क्रोनिक लिवर डिजीजेज मैनिफेस्ट होते हैं। उनकी मैनिफेस्टेशन में एसाइटिस है, अच्छा, दूसरा जॉन्डिस है, हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी है। इनकेफ्लोपैथी में ये है कि गनूदगी तारी हो जाती है, बेहोशी होती है, बेहोश हो जाना, ठीक है। और फोर्थ में ये है कि अपर जीआई ब्लीड, जिसमें खून की उल्टी आना, और ना जैसे डार्क कलर्ड स्टूल आना, ब्लैक टारी स्टूल, जिसमें ये भी कहा जाता है जो ये खून की उल्टी होती है, ये मतलब लास्ट समझी जाती है। हाँ बिल्कुल, ये डिकम्पेंसेटेड लिवर डिजीज है ना। अब लिवर एक टाइम था 15 इयर्स तक जब लिवर के सेल्स मौजूद थे, वो अपने आप को उस सारे प्रोसेस को, स्ट्रेस को मैनेज कर रहा था लिवर। क्योंकि मैंने बताया लिवर में एक बड़ा अल्लाह ताला ने फंक्शन रखा है कि उसमें फंक्शनल रिजर्व बहुत ज़्यादा है। तो वो जब तक उसको करते रहे तो वो उस सारे सिम्टम्स जो है वो मैनेज होते रहे। लेकिन जब वो क्रिटिकल लेवल से आगे गया तो फिर अब वो मैनिफेस्ट हुए। लेकिन इस टाइम पे फिर लिवर का फंक्शन अब नहीं बचता, फिर आपको लिवर ट्रांसप्लांट करना। डॉक्टर उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।